नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। एजेंडा में आज बात करेंगे 84 कोसी परिक्रमा पदयात्रा पर ठनी जंग की। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहते हुए विश्व हिंदू परिषद की इस परिक्रमा पर रोक लगा दी है कि वो किसी नई परंपरा की नींव नहीं रखने देंगे। पारंपरिक तौर पर 84 कोसी परिक्रमा अप्रैल मई में होती है, जबकि विश्व हिंदू परिषद इसे 25 अगस्त से शुरू करना चाहता है। पहले मुलायम सरकार ने यात्रा की अनुमति दे दी थी, लेकिन अब रोक लगा दी गई है। बीजेपी अब विश्व हिंदू परिषद के साथ खड़ी है और इशारों में उसका आरोप है कि आजम खान के दबाव में यात्रा पर रोक लगाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, विश्व हिंदू परिषद की इस 84 कोस यात्रा का 2014 के चुनाव से क्या रिश्ता है और क्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश के अंदर 1991 के माहौल को पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जहां मुसलमान, हिंदू और दूसरे धर्म के नाम पर वोटों की फसल खड़ी की जाए और चुनाव में उसका फायदा उठाया जाए, राज्य के अंदर तनाव पैदा किया जाए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए और वोट इकट्ठा किया जाए। यानी एक बात कह सकते हैं, सियासत, गंदी सियासत का नजारा क्या एक बार फिर देखने को मिला। यही आज का एजेंडा। अरसे बाद राष्ट्रीय फलक पर अयोध्या फिर चर्चा में है। फिर शुरू हो गई है धर्म की राजनीति। विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यक्रम के मुताबिक 84 कोसी परिक्रमा निकालने पर अड़ गई है। उसने ऐलान किया है कि वो 25 अगस्त से अयोध्या और आसपास के 1 दर्जन जिलों से 84 कोसी परिक्रमा निकालेगी। इस दौरान 50 जगहों पर सभाएं की जाएंगी। यात्रा अयोध्या परिक्रमा के साथ खत्म होगी। इस सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने 17 अगस्त को मुलायम सिंह यादव से मुलाकात भी की, लेकिन सोमवार को अखिलेश सरकार ने न सिर्फ यात्रा पर रोक लगा दी, बल्कि यात्रा मार्ग पर धारा 144 भी लगा दी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हम यात्रा जबरदस्ती निकालेंगे तो सरकार सब कड़े से कड़े कदम उठाएगी। हम नहीं चाहते कि हिंदू मुसलमान के बीच जो सौहार्द है वो किसी को बिगाड़ने का अवसर मिले। अगर व्यवधान डाला तो निश्चित रूप से जो संत तय करेंगे, जो हिंदू समाज तय करेगा, उसका भुक्तभोगी सरकार को बनना पड़ेगा। मामले में सीधे कूदने से बच रही बीजेपी भी खुलकर सामने आ गई है। उसने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े कट्टरपंथी नेताओं के दबाव में यूपी सरकार इजाजत देने से मना कर रही है। माहौल को बिगाड़ने का काम सत्तारूढ़ दल कर रहा है और सत्तारूढ़ दल के द्वारा लोगों को उत्तेजित करने का प्रयत्न किए जा रहे हैं और सत्तारूढ़ दल में भी जो सर्वाधिक कट्टरपंथी कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। दरअसल अयोध्या की परिक्रमा यात्राओं का ये समय नहीं है। धार्मिक तौर पर ये यात्राएं अप्रैल और मई के महीने में होती हैं, लेकिन वीएचपी ने मंदिर निर्माण की मुहिम के तहत इस यात्रा का आयोजन किया। इसे 84 कोसी परिक्रमा पदयात्रा का नाम दिया गया। यूं तो 84 कोसी पदयात्रा में बमुश्किल 6 जिले आते हैं, लेकिन वीएचपी ने इसमें 6 जिले और शामिल किए हैं। बहरहाल सियासी मंच सज गए हैं। बीजेपी परिक्रमा को हिंदू अस्मिता से जोड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी ने पाबंदी लगाकर मुस्लिम वोटों पर निशाना साधा। बाकी दलों में खलबली मची। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल यह, विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा का मकसद क्या, असल मकसद क्या है? दूसरा सवाल, जब परिक्रमा अप्रैल में हो चुकी तो विश्व हिंदू परिषद नई परंपरा क्यों डालना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या परिक्रमा यात्रा का मकसद 2014 के चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाना है? चौथा सवाल, अखिलेश सरकार ने मौखिक आश्वासन देने के बाद यात्रा पर रोक क्यों लगाई? और आखिरी सवाल, क्या राम मंदिर मुद्दे का गरमाना समाजवादी पार्टी को फायदेमंद लगता है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। उधर सियासी गलियारे में अब एक बार फिर राम मंदिर का मामला गर्म है। जानकारी से समाजवादी पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के बीच साठगांठ की तरह भी देख रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। धर्म की सियासत बंद होनी चाहिए। धर्म के आधार पर वोटों की फसल खड़ी करना बंद होना चाहिए। धर्म के आधार पर समाज को 2 हिस्सों में बांटने की राजनीति बंद होनी चाहिए। बात करने के लिए हमारे साथ है लखनऊ से राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी साहब, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान लखनऊ से हैं, दिल्ली से बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी, समाजवादी पार्टी के गौरव भाटिया और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश शर्मा जी, अचानक कोसी परिक्रमा की यात्रा क्यों, और पिछली बार आपने कब की थी, जरा मुझे इस बात का विवरण दे दें। नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी गोवर्धन की परिक्रमा आज तक नहीं की, लेकिन अगर आप कल करना चाहें तो इस पे किसी को आपत्ति है क्या? नहीं प्रकाश शर्मा जी, मेरा सवाल कब होगी ये आप तय करेंगे? नहीं, मेरा सवाल लीजिए, मेरा सवाल आप तय करेंगे कि ये जी प्रकाश शर्मा जी, मेरा सवाल, पिछली बार आपने 84 कोसी की परिक्रमा कब की थी?
नहीं, इसका इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, औचित्य है इस बात का। दूसरा, मेरी आपके शब्दावली पर कुछ आपत्ति है। आपने जो गंदी राजनीति कही, ओछी राजनीति, कौन राजनीति कर रहा है? हमने अगर कभी पहले यात्रा नहीं की। प्रकाश शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 1992 के बाद पहली बार आपने 84 कोसी की परिक्रमा कब की थी विश्व हिंदू परिषद ने? हम आज पहली बार करने जा रहे हैं, इस पे आपत्ति क्या है? क्योंकि 2014 का चुनाव है। पहली बार करने जा नहीं, हम अगर संत आज करने जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? संत की बात मत करिए। क्या परिक्रमा से? नो, मैंने अब मेरा दूसरा सवाल सुन लीजिए आप। 84 कोसी की परिक्रमा 24 अप्रैल से 20 मई के बीच में की जाती है। आप अगस्त के महीने में क्यों करना चाहते हैं? 24 अप्रैल से 20 मई के बीच आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, या सरकार कौन होती है ये तय करने वाली कि परिक्रमा हम कब करेंगे? परिक्रमा का कोई निश्चित समय नहीं है, पूरे वर्ष भर परिक्रमा की जा सकती है। ये भी आप तय करेंगे क्या? मेरे सवाल का जवाब बताएंगे कि हम माला कब जपेंगे, फिर आप ही हमें बताएंगे कि हम जलाभिषेक कब करेंगे, फिर आप ही हमें बताएंगे कि हम मंत्र कब पढ़ेंगे। सब कुछ आप ही डिक्टेट करना चाहते हैं क्या? नहीं, अपनी धार्मिक परंपराएं भी हम कब पालन करेंगे ये आप बताएंगे या सरकार बताएगी? एक आम नागरिक होने के नाते ये कुंभ के अवसर पर संतों ने कार्यक्रम घोषित किया था। मैं पूछता हूं कि इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, प्रकाश शर्मा जी, संत प्रकाश शर्मा जी यात्रा करते हुए जा रहे हैं। प्रकाश शर्मा जी, क्या है? प्रकाश शर्मा जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आक्रामक अंदाज में बोलते हैं, और आपकी भाषा बहुत सुथरी हुई भाषा है, अच्छी हिंदी का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, और वो सवाल ये है कि आपको अचानक जो ये कोसी परिक्रमा की याद क्यों आई? एक आम नागरिक होने के नाते प्रकाश शर्मा, देश के संत जब चाहे तब यात्रा करें। आप 50 जगह पे सभाएं भी करेंगे। अब आप मुझे बोलने देंगे क्या? प्रश्न का जवाब देने देंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं। हाँ, 2010 में हाई कोर्ट ने जब यह निर्णय दे दिया कि वही स्थान भगवान श्री राम की जन्मभूमि है जहां आज रामलला विराजमान है, उसके पश्चात संतों ने यह तय किया कि जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया है कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि वह स्थान मंदिर तोड़ करके कोई ढांचा खड़ा किया गया था, वह राम जन्मभूमि है, तो मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप अगर बीच में बोलेंगे तो मैं बात पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत शॉर्ट में अपनी बात कह रहा हूं। और इसलिए संतों ने राम मंदिर निर्माण के लिए एक अभियान चलाने का निश्चय कुंभ के अवसर पर किया था। तब भी मेरी आपकी सीधी बात हुई थी। उस समय का यह निर्णय है। मैंने आपसे कहा ना, चुनाव की कोई चर्चा थी। मैंने आपसे कहा ना, विश्व हिंदू परिषद को संतों से मत जोड़िए। प्रकाश शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद को संतों से मत जोड़िए। विश्व हिंदू परिषद को संतों से मत जोड़िए। इस देश के संतों की एक महान परंपरा रही है। हमारी धर्म संसद है, हमारी उच्चाधिकार समिति है। नहीं, मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के संत कभी किसी संगठन का हिस्सा नहीं रहे हैं। ये भारत की परंपरा। विश्वामित्र और वशिष्ठ कभी देते रहे। मेरी बात सुन लीजिए आप, मेरी बात सुन लीजिए आप। संत हमें मार्गदर्शन देते हैं। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए जरा, मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करिए। विश्वामित्र किस संगठन के सदस्य थे? वशिष्ठ किस संगठन के सदस्य थे? याज्ञवल्क्य किस संगठन के सदस्य थे? विश्वामित्र के समय संगठन संत कभी किसी संगठन का हिस्सा नहीं होते। राम को मार्गदर्शन किया। संत वैराग्य भाव में रहते हैं। अनावत देखिए, संत वैराग्य भाव में रहते हैं। संत कभी किसी संगठन में नहीं थे। नहीं, विश्वामित्र से यहाँ विश्वामित्र परशुराम कभी किसी संगठन का हिस्सा नहीं थे। और सुबाहु का वध किसने करवाया? विश्वामित्र ने ही करवाया। राम का मार्गदर्शन इसलिए नहीं किया क्या? विश्व हिंदू परिषद को संत से मत जोड़िए। विश्व हिंदू परिषद अगर हिंदू समाज की रक्षा की बात करता है तो संत उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। आपको इसमें भी आपत्ति है? आपको लगता है क्या हिंदू समाज इतना कमजोर है कि उसको विश्व हिंदू परिषद की जरूरत है? क्या 2000 साल पहले विश्व हिंदू परिषद था? कमजोर ना होता। एक मिनट सर, एक मंत्री के कहने पर यात्रा की अगर कमजोर हिंदू समाज का अगर प्रकाश शर्मा जी होता इस देश में तो एक मंत्री प्रकाश शर्मा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कैंसिल नहीं कर दी। प्रकाश शर्मा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप? दमन न किया जा रहा होता। प्रकाश शर्मा जी की अनुमति मिल गई होती। प्रकाश शर्मा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या 2000 साल पहले विश्व हिंदू परिषद थी? नहीं थी ना? कोई और रहा होगा। हिंदू समाज चल रहा है ना 2000 साल से। पहले नहीं थी। हिंदू समाज चल रहा है ना 2000 साल से। कोई और था? नो। कहीं छत्रपति शिवाजी थे। एक संगठन का नाम बताइए ना 2000 साल पहले नहीं था। चलिए, आपने अपनी बात रखी। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, मैं मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं। आप मुद्दों को भटका रहे हैं। शरद प्रधान जी, मैं आपके पास सीधे आऊंगा। शरद प्रधान जी,
1991 का माहौल एक बार फिर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये अचानक कोसी परंपरा जो परिक्रमा है वो कहां से आ गई? शरद प्रधान। हाँ। नहीं, बिल्कुल साफ साफ जाहिर है कि इसके पीछे वोटों की राजनीति की जा रही है दोनों तरफ से। और शर्मा जी का जिस तरह से तेवर है उससे जाहिर हो रहा है कि इनके पास क्योंकि जवाब नहीं है देने को, बात का साफ जवाब देने को नहीं है, इसलिए बात को घुमा रहे हैं। और इनको पहली चीज तो विश्व हिंदू परिषद को कोई अधिकार नहीं संतों के बिहाफ में बोलने का। मैंने खुद बरसों से देखा है कि विश्व हिंदू परिषद 6 दिसंबर को हर वर्ष सन 92 के बाद ये बुलाते थे कुछ ना कुछ ये विजय दिवस मनाने के लिए। इनकी हालत ये हो गई थी कि वहां 500 संत जमा नहीं कर पाते थे, उस अयोध्या में जहां 5000 संत किसी भी समय मौजूद रहता है। तो जो 500 आदमी जमा नहीं कर सकता 6 दिसंबर के नाम पे, वो 84 कोसी परिक्रमा क्या निकालेगा? ये परिक्रमा का ऐलान सिर्फ इसलिए किया गया जिससे उसका परमिशन रिफ्यूज की जाए। परमिशन रिफ्यूज की जाएगी तो समाजवादी पार्टी का फायदा होगा और बीजेपी का फायदा होगा। ये पोलराइज करने के लिए किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए और कांग्रेस को आइसोलेट करने के लिए, बिल्कुल बीएसपी को आइसोलेट करने के लिए। सर, क्योंकि जिस तरह से अशोक सिंघल साहब की और चिन्मयानंद जी की मीटिंग हुई, मुलायम सिंह यादव से क्लोज डोर मीटिंग, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया। बाहर आके अशोक सिंघल साहब ने सिर्फ इतना कहा कि मुलायम सिंह मध्यस्थता करेंगे अयोध्या टेम्पल पे। अब अयोध्या टेम्पल, जो कि बाद में उनको मुलायम सिंह ने डिनाई कर दिया, अयोध्या टेम्पल क्योंकि डेड इश्यू हो गया, उसके नाम पे वोट नहीं मिल सकता। शरद जी, इसलिए इन्होंने एक नया तरीका निकाला है, दोनों ने मिलकर के। शरद जी, आपके कहने का मतलब ये कि शरद जी, आपके कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी और विश्व हिंदू परिषद की एक तरीके से साठगांठ। गौरव भाटिया जी, क्या यह आरोप अगर लग रहा है तो इसमें दम है कि विश्व की समाजवादी पार्टी को भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर वोटों का ध्रुवीकरण चाहिए, इसलिए विश्व हिंदू परिषद से उसकी साठगांठ है और टकराव की स्थिति पैदा की जा रही ताकि आपको भी फायदा हो जाए और उनको भी फायदा हो जाए? आशुतोष जी मैं पूछ रहा हूं। आशुतोष जी, कोई भी जिम्मेदार सरकार जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो ये नहीं चाहेगी कि वहां पे कम्युनल टेंशन हो या जो है कोई दंगे फसाद हो। और शरद प्रधान जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे थे कि ये जो 84 कोस की परिक्रमा की बात आई, ना तो ये समय था कि जब 84 कोस की परिक्रमा होती है साल का, और ना ही ये रूट होता है। ये साफ दर्शाता है कि वीएचपी और बीजेपी चाहती हैं कि कम्युनल सेंटिमेंट को वो उजागर करें, कम्युनल राइट्स हो, राम मंदिर का मुद्दा वो फिर से उठाएं। गौरव भाटिया जी, आपकी पार्टी भी चाहती है, आपकी पार्टी भी चाहती है कि ये इमोशनली सरचार्ज एटमॉस्फेयर हो। अपनी बात कह लूं शरद जी, मैं अपनी बात कह लूं, और जो सौहार्द बना हुआ है और जो शांति है और हिंदू और मुस्लिम मिल के साथ चल रहा है, वो किसी तरह से टूटे। जहां तक सरकार की बात है, सरकार की ये जिम्मेदारी है और दायित्व है कि शांति का माहौल बना रहे, उसके लिए समाजवादी पार्टी संकल्पबद्ध है और इसीलिए अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि अनुमति बट पहले आपने अनुमति दी थी और आपकी सरकार ने पहले मौखिक अनुमति दी थी, मौखिक आश्वासन दिया था। आपको ज्यादा पता होगा। अगर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, जब हमारी सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीएम की जो रिपोर्ट आई उसके बेसिस पे अनुमति देने से मना कर दिया। आप कह रहे हैं मौखिक रूप पे दी गई, इसकी जानकारी आपको होगी। नहीं, हमारी जानकारी के मुताबिक मौखिक आश्वासन दिया गया था विश्व हिंदू परिषद को और बाद में अनुमति वापस ले ली गई। बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है आशुतोष। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ऐसा कहना गलत है। जफर जिलानी साहब, ये जो पूरा का पूरा माहौल इस वक्त बन रहा है, ये किसके पक्ष में बन रहा? क्यों इसको अचानक इस मामले को बड़ा करने की कोशिश की जा रही? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने हमें इंट्रोड्यूस किया है राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, मैं वो नहीं हूं और ये पोस्ट अभी खाली पड़ी हुई है। तो दूसरी बात ये कि जो माहौल बनाया जा रहा है, तो यकीनन इसका फायदा कोई भी फायदा बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को पहुंचने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में ये एहसास दिलाना कि उनका कोई धार्मिक अधिकार का हनन हो रहा है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को पहुंच सकता है। जहां तक आपका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी भी इसमें शामिल है, तो मैं आपसे कहूं कि यह मुमकिन इसलिए नहीं है कि कोई भी सरकार सिर्फ मुसलमानों के वोट से नहीं बन सकती। तो समाजवादी पार्टी जानती है कि जब तक उसको हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे, उसके पास जो वोट मिले थे उसको 2011 में 2012 में, उसमें हिंदुओं का बड़ा तबका शामिल था,
उसमें ब्राह्मण्स वोट थे, राजपूत वोट थे, कायस्थ वोट थे, और इन सब वोटों को वो लूज करना नहीं चाहेगी। सिर्फ मुसलमान को खुश करने के लिए कोई कदम समाजवादी पार्टी नहीं उठाएगी। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी ने जो मुलाकात की है, जफर साहब माफ करें, मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह जी को यह लग रहा है कि मुस्लिम वोट उनसे छिटक सकता है। जब तक हिंदू वोटों की बात आप नहीं की जाएगी, जब तक वहां तनाव नहीं फैलेगा, तब तक उनको लगता है कि शायद ये वोट उनको न मिले। इसलिए ये मुस्लिम वोट बैंक की बात हो रही और इसीलिए हिंदू वोट बैंक की बात हो रही। आपकी बात समझ रहा हूं और प्रधान जी ने भी जो बात कही मैं समझ रहा हूं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि केवल मुस्लिम वोटों से सरकार नहीं बन सकती है। मैक्सिमम वोट जो मुसलमानों का यहाँ कहा जाता है ऑफिशियली 18.5% है, अनऑफिशियली 20% हो सकता है। सरकार बनेगी जब 30% से ऊपर वोट मिलेगा, तो ये 10% वोट क्यों लूज करेंगे वो? वो ऐसा नहीं हो सकता। जफर साहब, क्या आपके कहने का मतलब ये कि मुलायम सिंह यादव जी को मुस्लिम वोट की कोई दरकार नहीं है? क्या उनके बिना उनकी राजनीति वहां चलती है? जरूरत है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी 1986 से वो मुसलमानों के हमदर्द रहे हैं। वो वोट उस वक्त कहीं नहीं था। मुझे याद है, आपको भी शायद याद हो, 1986 में जब ये ताला खुला है और रथ यात्रा निकली थी, तो मुलायम सिंह यादव उस वक्त रथ यात्रा के खिलाफ थे और उन पर पथराव हुआ था, उनके चोट लगी थी। उस वक्त कोई वो नहीं समझता था कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होंगे। 1989 में आके फिर वो उन्होंने अपना स्टैंड कायम रखा। ये नहीं है कि मुलायम सिंह यादव ने स्टैंड बदला हो। मैं 86 से जान रहा हूं इस मसले पर उनका स्टैंड हमेशा से रहा है कि जो न्यायालय निर्णय करेगा वो मानना होगा। इसके अलावा न्यायालय के निर्णय के अलावा कोई और तरीका नहीं है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि इस पर कोई मुलायम सिंह यादव का नया स्टैंड हो गया है। मतलब आप इस पर गौर चलिए, आप कह रहे कोई नया स्टैंड नहीं, बट सुधांशु त्रिवेदी जी, ये